सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और मैं जो 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 से पॉइंट्स मुझे समझ में आए मैं उस सब पॉइंट्स बताने का ट्राई करूंगा। और कुछ कुछ अगर टॉपिक या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स में अगर मैं मिसलीड कर रहा हूँ या फिर मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ उसको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख के प्लीज मुझे मतलब गाइड कर सकते हो, ठीक है? अगर जिसको पता है इसके बारे में अच्छे से क्लियर है, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म्स आता है हमारे पास आता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? सबसे पहले ये है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि भाई कंटिन्यूअस राइज होता है किसका? प्राइस का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंटिन्यूअस राइज होता है ओवरऑल प्राइस में, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 2001 में जो है ना, जो पार्ले जी का बिस्किट है वो 5 रुपए में मिलता था। वहीं अगर आप 2026 अगर 25 में आ गए आप, तो वही पार्ले जी का बिस्कुट आपको 10 रुपए में मिलेगा। तो 5 रुपए से 10 रुपए में गया, 5 रुपए का जो हुआ इंक्रीज, वो ये इंक्रीज हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मनी की जो वैल्यू होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। भाई जो चीज 5 रुपए में मिल रहा था वो 10 रुपए में मिलेगी, मतलब जो 10 रुपए है ना उसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है फिर। ठीक है। 5 रुपए की तो फिर कुछ वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो वैल्यू होती है ना, जो मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हम जो इन्फ्लेशन को जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो एक परसेंटेज के टर्म्स में होता है। रेट ऑफ चेंज मतलब 5 था फिर 10 हो गया, तो कितना हुआ? 5 का चेंज आया किसके ऊपर? 5 का। तो ये इसके ऊपर से हम करते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो 100% चेंज इस टाइप से हम करते हैं। तो परसेंटेज के टर्म्स में तुमने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, परसेंटेज चेंज वैसे होता है, सेम टू सेम। ठीक है। तो ये हम पॉइंट टू पॉइंट बेसिस में मेजर करते हैं उसको। ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर इसका एक फॉर्मूला जाने, तो इन्फ्लेशन इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपर प्रीवियस ईयर प्राइस, या फिर जिसको हम कहते हैं बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ठीक है। बेस ईयर प्राइस हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चेंज इन प्राइस होता है अपर प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100, हमें पता चल जाता है कि भाई इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है। यस। तो फैटमैन में देख लेते क्या है। तो फैट में भी हाँ, इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विस, परचेजिंग पावर डिक्रीज इन केस इन द इन्फ्लेशन। यस। और ये कुछ टर्म्स है, बाकी तो ये कुछ कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है। तो हाँ, इन्फ्लेशन वाले टर्म्स में आते हैं। ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं अब हम। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। तो बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की अगर देखें ना, तो ये रेट वाइज है। ठीक है। हम उसके मतलब एक सेकेंड, हम टाइप वाइज कॉज वाइज भी देखेंगे। ठीक है। टाइप वाइज भी देखेंगे, लेकिन ये जो हम देखने वाले ना टाइप, वो रेट के हिसाब से। ठीक है। तो जैसे कि क्रीपिंग होता है, वॉकिंग होता है, रनिंग होता है, गैलोपिंग होता है एंड हाइपर इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग में क्या होता है कि भाई जो रेट होता है ना इन्फ्लेशन का, वो बहुत कम होता है, मतलब 2 से 3% होता है। तो ये मैनेजेबल होता है, गुड फॉर द इकोनॉमी, होना चाहिए इतना। ठीक है। वॉकिंग में क्या होता है कि क्रीपिंग से ज्यादा होता है, मोर देन 3 टू, मतलब इसमें 2 to 3%, ये 3 to 10% हो जाएगा। ठीक है। गैलोपिंग में क्या होता है कि 10 से 50% हाई इन्फ्लेशन होता है। जबकि हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा मार्काट एकदम 50% का, 50% से ऊपर हो जाता है। ठीक है। मतलब जो करेंसी की जो वैल्यू होती है ना, वो जीरो हो जाती है। ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। अगर रिसेंट ईयर में बात करें ना, तो जैसे अपना वेनिजुला हो गया या फिर जिम्बाब्वे है, तो ये इस कंडीशन में अभी फेस कर रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन में। ठीक है। यस। तो वही है, क्रीपिंग 3 to 4%, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड देन हाइपर। ठीक है। एंड देन हाइपर। ठीक है। अब हम आते हैं कि दूसरा टाइप्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम टाइप वाइज देखें ना, तो इसको हम कहते हैं, पहला तो हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड देन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है। डिमांड पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म में होता है एंड इट इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कैसे होता है बताता हूँ। जैसे कि जब हमारे पास कोविड था ना, तो कोविड के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो मास्क है या फिर सैनिटाइजर, उसके प्राइस काफी बढ़ गए थे भाई। मतलब जो जो मास्क या फिर जो सैनिटाइजर पहले 200 रुपए में मिलता था, वो 500 हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गया। डिमांड के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है ना, 200 रुपए से 500 रुपए का जो बढ़ावत हुआ है, उसको इन्फ्लेशन हुआ है, उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हालांकि शॉर्ट टर्म का होता है, ऐसा नहीं कि भाई लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है ये। और इट इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ठीक है। मनी के इंक्रीज सप्लाई होने से कारण जो है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। और सिंपल सी बात करना भाई, एग्जांपल याद कर लेना, एग्जांपल से तुम्हें समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है। यस। नाउ वी हाँ, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं,
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, मतलब ये सप्लाई साइड में होता है, ठीक है। प्राइस के राइज होने पे, राइज इन द प्राइस ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में अगर कॉस्ट बढ़ गया तो प्राइस का राइज हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं एक वेंडर हूं, मैं एक फ्रूट जूस बेचता हूँ, ठीक है। मैं गया मंडी पे, मैंने फ्रूट्स खरीदे भाई। पहले जो सेब आते थे ना वो 150 रुपए आते थे, अब वो 280 रुपए हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो हुए ना उसमें जो टेक्निक्स लगे हैं वो महंगे हो गए, फर्टिलाइजर्स महंगा हो गया, पेस्टिसाइड्स महंगा हो गए, जिसके कारण उन्होंने जो बेचा है ना मंडी को, वो ज्यादा ज्यादा पैसे में बेचे। तो मैं जब 180 में लाता था, अब मैं इसको 200 या फिर 250 रुपए में लाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं उसको 250 रुपए में खरीद के ला रहा हूँ तो भाई ऑब्वियसली बात है ना, मैं फ्रूट जूस भाई जब मैं उसको अगर सस्ते मैं 180 में लाता था तो मैं फ्रूट जूस बेचता था 50 रुपए गिलास। अब मैं अगर 250 रुपए का लेके आया हूँ तो मैं उसको 60 या फिर 70 रुपए में बेचूंगा ना। तो देखा जाए तो 50 रुपए का पहले बेचता था, फिर उसी को मैं 80 रुपए में बेचता हूँ। तो एक प्रकार का इन्फ्लेशन ही तो हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये लॉन्ग टर्म का होता है। ध्यान रखना ये सप्लाई साइड में होता है, ठीक है। ये सप्लाई साइड में होता है, मतलब प्रोडक्शन में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके कारण होता है। प्रोडक्ट में सरकार ने, जैसे कि कुछ 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 होता है ना, कभी कभार प्रोडक्ट में सरकार टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स अगर बढ़ा देती है तो भाई वो दाम उसका बढ़ जाएगा ना। देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये लॉन्ग टर्म का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब पता चल गया हो ना, प्राइस का राइज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया ना, क्रूड ऑयल भाई हम जहां से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जहां से हम लेके आते हैं, अगर वहां पे कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दिया, प्रोडक्शन मशीनरी वगैरह ज्यादा महंगा रिक्वायर्ड हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा, हम लेके आ रहे हैं उसमें भी कॉस्ट बढ़ा, तो जो पेट्रोल वगैरह है, उसका दाम भी बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर ड्रॉट काइंड ऑफ कंडीशन आ गया, तो भी कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन आता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो इसमें वही दिया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है, ये सप्लाई साइड होता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। बाकी अब तुम पढ़ लोगे अगर तुम एग्जाम्पल समझ गए हो तो, ठीक है। यस। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है कि इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सपोज इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी देखने को मिले तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगा। जैसे कि अगर भाई जो गेहूं है ना या फिर जो ग्रेन्स वगैरह है, उसकी अगर इनएडुकेट स्टोरेज है तो क्या होगा? वो ग्रेन्स सड़ जाएंगी, व्हीट सड़ जाएंगी, राइस सड़ जाएगा। अगर इनएडुकेट स्ट्रक्चर होगा, सॉरी इनएडुकेट स्टोरेज होगा, तो ग्रेन्स आधे सड़ सड़ जाएंगे ना भाई। अगर सड़ जाते तो कमी होगी, और अगर कमी होगी तो उसका दाम बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर कमी होगी तो उसका दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, सिंपल। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर इनएडुकेट स्टोरेज हो ग्रेन्स का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, तो भी स्ट्रक्चरल होता है। ये भी यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। इसको बोटलनेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास आता है अनदर वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब वेज प्राइस स्पाइरल। मतलब अगर वर्कर्स वगैरह है ना, मतलब वो बोलते हैं कि भाई हमें हाई वेज दो ताकि हम अपना कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन है उसको बढ़ा दें, तो क्या होगा भाई? अगर एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, वो 100 वर्कर्स रखा उसने, उसको सबको वो 100 100 रुपए देता है। अब वर्कर्स अगर बोले कि भाई 100 से सर हमारे 120 कर दो, क्योंकि हमारे जो राइज ऑफ लिविंग है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें बढ़ाना है, तो क्या होगा? तो बिजनेस जो है ना, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसको बढ़ाएगा, और प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको ज्यादा दाम पे खरीदेंगे। जो चीज पहले 50 का था वो 100 का होगा, तो क्या 50 से 100 मतलब 50%, मतलब इन्फ्लेशन हुआ है। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। और अभी जो मेजर करता है ना, जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट है ना, उसको सेंट्रल बैंक मेजर करता है, और अपना इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है जो सबको कंट्रोल करता है वो है आरबीआई। मनी सप्लाई में चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी होता है, ठीक है। जो मनी का जो सप्लाईमेंट होता है वो इकोनॉमी कैसे चल रहा है और किस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, और ये आरबीआई करता है, ध्यान रखना। अभी का जो इन्फ्लेशन जो मेजर करते हैं ना, जो मेजरली था, मतलब जो पहले था ना वो डब्ल्यूपीआई से मेजर करते थे, अभी सीपीआई मेजर करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ता है ना, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक अगर ग्रोथ बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है। यस। सो नाउ वी आर हैविंग द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। टाइप हमने देख लिया, हाँ।
तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है एंड जीडीपी डिफ्लेटर, जिसमें पीपीआई या फिर आईआईपी होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, क्लियर है। तो सबसे पहले हम आते हैं डब्ल्यूपीआई से। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है ओईए द्वारा। ओईए का क्या मतलब होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि होलसेल मेजर द चेंज इन द होलसेल प्राइस कंडक्ट, ये मंथली बेसिस पे कंडक्टेड होता है। और ये क्या मेजर करता है, मेजर्स इन द चेंजेस इन द होलसेल प्राइस का अगर चेंज हो रहा है तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये गुड्स को ही फोकस करता है, सर्विसेज को फोकस नहीं करता। ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को भी अकाउंट में नहीं लेता। डब्ल्यूपीआई जो है ना, इट इज लेस अफेक्टेड बाय द फिजिकल पॉलिसी चेंज। ये फिजिकल के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी के फिलहाल आप इतना समझ लो कि भाई जो डब्ल्यूपीआई होता है ना, वो लेस अफेक्टेड होता है बाय द फिजिकल पॉलिसी चेंज। ठीक है, अभी फिलहाल जो करंट बेस ईयर है ना, वो 2022 से 2023 है। डब्ल्यूपीआई को सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1942 में। और ध्यान रखना, इसमें कुछ वेटेज होता है। अगर हम डब्ल्यूपीआई की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का होता है 64.2%। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी आर्टिकल्स, जैसे कि सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका होता है 22.6%। फिर हमारे पास फ्यूल एंड पावर आता है, जिसमें कोल, इलेक्ट्रिक एंड मिनरल ऑयल आता है, उसका 13.15%। ये ध्यान रखना, वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, उसको ये द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये क्या मेजर करता है, होलसेल प्राइसेस का चेंजेस मेजर करता है, और ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये सर्विसेज को अकाउंट में नहीं लिया जाता, इंडायरेक्ट टैक्स को अकाउंट में नहीं लिया जाता। डब्ल्यूपीआई जो ना लेस अफेक्टेड है बाय द फिजिकल पॉलिसी चेंज, जिसके कारण हम आजकल डब्ल्यूपीआई का यूज नहीं किया जाता, आजकल सीपीआई का यूज किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हाँ। तो इसमें भी वही है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया अपना, ये मेजर करता है प्राइस इन द होलसेल लेवल। इट आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑफिस ओ ये मेजर करता है 2011 2022-23 इसका। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैन्युफैक्चर रूट का 64.2%, प्राइमरी आर्टिकल्स का 22.6% और फ्यूल एंड पावर का था 13.5%। ठीक, हाँ। तो ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यूपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स ओनली। सर्विसेज की यहाँ पे दिक्कत जिक्र नहीं होती। कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड्स इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज विल बी कैलकुलेटेड द डब्ल्यूपीआई। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्लियर है सबको। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये मेजर करता है चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑन मंथली, ये भी मंथली बेसिस में होता है। और ये रिटेल प्राइस को मेजर करता है, मतलब ये बोथ इंक्लूड करता है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये दो होमोजेनियस ग्रुप्स होते हैं इसमें, रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अगर मतलब मेन जो डिफरेंस है ना, वो डब्ल्यूपीआई जो है ना सर्विस को इंक्लूड नहीं करता, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना गुड्स को भी इंक्लूड करता है और सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, हाँ। इसके भी है कुछ वेटेज होते हैं, जैसे कि वेटेज की बात करें ना, तो फूड एंड बेवरेज का जो है ना सबसे ज्यादा होता है सीपीआई में, फिर हाउसिंग का 10% होता है, एंड देन फ्यूल एंड पावर का 6.8%। इसका परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई में पढ़ते हैं, सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई ऑफ लेबर रूरल लेबर एंड सीपीआई ऑफ रूरल अर्बन कंबाइंड। जो फिलहाल जो चल रहा है ना, वो ये कंबाइंड का यूज करता है, सीपीआई कंबाइंड, मतलब सीपीआई कंबाइंड इज इक्वल टू सीपीआई ऑफ रूरल प्लस सीपीआई ऑफ अर्बन। ठीक है, तो ये कई बार आपको बेस ईयर पूछ लेता है, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है ना, आईडब्ल्यू, इसका था 2016। एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर का जो सीपीआई होता है वो इसका बेस ईयर माना जाता है 1986 से लेकर 1987, 1986 1987, और रूरल और अर्बन कंबाइंड का माना जाता है 2012। ठीक है, और ध्यान रखना, जो अपना ये सीपीआई है उसको पब्लिश किया जाता है बाय एनएसओ अंडर द मॉस्पी। ठीक है, एनएसओ द्वारा उसको पब्लिश किया जाता है, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, हाँ। तो इसमें भी वही है कि भाई जो अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर और रिटेल लेवल पे फोकस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को फोकस करता है। बेस ईयर इसका 2022-23 है, नेशनल एनएसओ द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, मॉस्पी द्वारा। और जो वेटेज देखे तो फूड एंड बेवरेज का सबसे ऊपर, हाउसिंग फिर उसके नीचे, फिर फ्यूल एंड पावर।
4 टाइप्स ऑफ सीपीआई होता है। इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एग्रीकल्चर लेबर्स होता है, रूरल लेबर्स होता है, एंड रूरल एंड अर्बन कंबाइन होता है। एग्रीकल्चर लेवल का 2016 होता है, रूरल लेवल का सॉरी इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 होता है, एग्रीकल्चर लेबर या फिर रूरल लेवल का अपने पास 1986 1987 होता है, और रूरल और अर्बन कंबाइन का 2022 है, एनओसी द्वारा मेजर किया जाता है, जो कि किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर। और इसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो सीपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ goods and services in current year divided by cost of fixed basket of goods and services in the base year multiply by 100, तो हमें सीपीआई की वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म्स आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना बस सिंपल सा है, कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलेटाइल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब वोलेटाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्यूल हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, इसको हम वोलेटाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर तुम्हें पूछे कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है तो तुम सिंपल बता देना भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलेटाइल इन्फ्लेशन, जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फूड आइटम्स हो गए, ये सब। ठीक है, हाँ, now coming to the industrial production, IIP, Index of Industrial Production. It is a statistical indicator that measures the growth of industrial production in the country over time. ध्यान रखना इसका बेस है 2011 और 12 इसको पब्लिश किया जाता है सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मॉस्पी। और भी ध्यान रखना इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज जो आईआईपी में होते हैं ना, 40% कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। बस ऐसे पढ़ लेना, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं आगे, ये फिलिप्स कब मैं आता हूँ बाद में। तो हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्लेशन का मतलब होता है, डिफ्लेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है भाई, साल दर साल जो ना प्राइस का बढ़ना, जबकि डिफ्लेशन में क्या होता है, साल दर साल प्राइस का घटना। ठीक है, प्राइस लेवल जो ना डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो सामान आता है ना उसका प्राइस घट जाता है, घटने के कारण परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सामान का जो दाम है वो अगर घट रहा है तो भाई अच्छी बात है ना यार। मतलब जो चीजें मैं पहले 100 रुपए में लेके आ रहा था वो 50 रुपए में ले आऊंगा, जो मैकबुक मैं 1.5 लाख में लेके आता था वो मैं 50,000 में ले आऊंगा, तो अच्छी बात है ना। बट आप ये चीज नहीं सोच रहे हो कि भाई इससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सवाल आता होगा कि भाई कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखो, अगर मैं 1.5 लाख की, अगर मैं ये नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में मिलने लगेगा, अगर 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिलने लगेगा तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो उतना ही रहा ना। ठीक है, 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में मिलने लगेगा तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन अगर कम होता है मतलब क्या होता है, अगर कंपनी सपोज पहले कंपनी 100 वर्कर्स रखता था प्रोडक्शन करने के लिए, 100 रुपए का चीजें को बेचने के लिए, ठीक है, 100 लेबर्स रखता था। अब अगर उसको प्रोडक्शन कम करना है तो भाई 50 लेबर रखेगा। अब जो 50 लोग हट गए वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए ना, तो लोगों की नौकरी चली गई, और नौकरी चले जाना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होना, और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बेकार चीज होती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो हाँ यही है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बस इतना ध्यान रखना। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल का डिक्रीज होना, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग पावर इसमें बढ़ता है। ठीक है, तो हाँ डिफ्लेशन ये होता है, जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डिफ्लेशन परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, ये सब। ठीक है, हाँ, अब हम आते हैं डिसइंफ्लेशन क्या होता है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि आ, मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन जो रेट है ना इन्फ्लेशन का वो डिक्रीज हो रहा है। प्राइस का जो बढ़ना है ना वो बढ़ ही जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। कैसे बताता हूँ मैं, ये मैं मान लेता हूँ Q1 है, कोई ऑब्जेक्ट कोई सामान है Q1, पहले 100 रुपए का मिलता था, फिर 110 का मिलने लगा, फिर 120 का मिलने लगा, फिर 130 का मिलने लगा। ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न है। मतलब आप समझोगे कि भाई इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन निकालोगे इसका, ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे होता है, और रेट ऑफ चेंज निकालता हूँ, 100 से 110 बढ़ा 10%, 110 से 120 बढ़ा 9.1%, 120 से 130 बढ़ा 8.6%। तो आप देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको कहते हैं हम डिसइंफ्लेशन, मतलब इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है और प्राइस बढ़ते रहता है धीरे धीरे। ठीक है,
हाँ, इसमें वही आ गया, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल प्राइस में स्टेबलाइजिंग, ये सब एग्जांपल दिया है, ठीक है, पढ़ लेना आप। ठीक है। हाँ। हाँ, अब हम पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेशन का मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ जीरो हो गया, जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज राइजिंग, हाई इन्फ्लेशन हो रहा है और इकोनॉमिक का ग्रोथ जीरो हो गया है, इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है और जीडीपी डिक्लाइन होता है। ये काफी रेयर फिनोमिना है जो कि काफी कम देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, और स्टैग्नेशन का मतलब होता है जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे, और जीडीपी डिक्लाइन होता है। एक होता है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन तब होता है, ये चोकिंग टाइप कंडीशन होता है कि भाई जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक नाला टाइप का है, मतलब ये इकोनॉमी मान लो, ऐसे पहले सटासट सटासट जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाके इसको ऐसे कर दिया, मोड़ दिया, जिसके कारण से डिफ्लेक्शन होगा, इन्फ्लेशन होगा, ये कम जाएगा अब। ठीक है, ये नॉर्मल सब इसी का, कुछ खास है नहीं इसमें। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब होता है इन्फ्लेशन इन सम, मतलब कि इसका मतलब होता है कि कुछ कम्युनिटी में जो ना इन्फ्लेशन हो रहा है और कुछ कम्युनिटी में डिफ्लेशन हो रहा है, तो उसको स्क्यूफ्लेशन होता है। मतलब जैसे कि मैं कोविड टाइम्स के बात लूँ ना, तो कोविड टाइम्स पे जो ना फार्मास्यूटिकल जो प्राइस होगी उसकी काफी इंक्रीमेंट होने लगी, काफी बिक्री होने लगी। ठीक है, तो लेकिन अगर दूसरा सामान, दूध हो गया, चाय हो गया, चाय पत्ती हो गया, बिस्किट हो गया, वो तो उतना ही है भाई, बस फार्मास्यूटिकल जो थिंग्स है उसकी प्राइस बढ़ा है, लेकिन जो दूध, बिस्किट, चाय, चीनी वो तो सेम ही है। तो उसको कहते हैं हम स्क्यू फ्लेक्शन। ठीक है। यस। हाँ, तो हमने स्टैगफ्लेशन देख लिया। हाँ, अभी एक होता है ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट रिसेशन, ये कुछ ऐसे कुछ टर्म से बस ये ध्यान रखना। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से लेकर 1939 के बीच में, इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए के टाइम पे आया था, बहुत खतरनाक था। और ग्रेट रिसेशन का मतलब पीरियड ऑफ मार्केट डिक्लाइन, लेट 2007 टू 2009 में आया था। ठीक है, अब हम फिलिप्स कर्व करने वाले हैं। ठीक है, फिलिप्स कर्व का मतलब होता है कि भाई ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ध्यान रखना, फिलिप्स का फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटता है। इसको फिलिप्स कर्व को दिया गया था एडब्ल्यू फिलिप्स द्वारा 1958 में, लेकिन ध्यान रखना ये वैलिड नहीं है, स्टैग्नेशन की उसमें वैलिड नहीं है, ये स्टैग्नेशन भी उसमें वैलिड नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैग्नेशन, ये स्टैग्नेशन में ये फिलिप कर्व वैलिड नहीं होता। ठीक है, या सो हो गया ये सब। नाउ वी आर मूविंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी, तो भारत के ऑलमोस्ट 80% जनता बेरोजगार होता है, आपको पता है। ठीक है, ये तो कहने की बात ही नहीं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो एक सेकेंड। हाँ, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो ना मेजर करता है कौन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसके अकॉर्डिंग जो ना थ्री मेथड्स मेजर करने के, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंटली वीकली स्टेटस अप्रोच एंड डेली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, यूजली स्टेटस अप्रोच का मतलब होता है 365 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट चेक करता है कि भाई बंदा कोई 365 दिन अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूजुअल स्टेटस अप्रोच की तरह मेजर किया जाएगा, और करंटली वीकली का मतलब वीकली से मेजर होगा और डेली का मेजर होगा। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक होता है वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। मतलब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब तो अवेलेबल है लेकिन तुम वर्क करने का विलिंग नहीं हो। ठीक है, जॉब अवेलेबल है लेकिन तुम वर्क करने का विलिंग नहीं हो, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि भाई तुम एबल तो हो, तुम इच्छा भी कर रहे हो कि भाई मुझे जॉब करना है, लेकिन तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रहा, तो उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब हम कुछ इनवॉलेंट्री के ही अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई किसी का स्किल मिसमैच हो रहा है, भाई तुम्हें डेटा एनालिटिक्स में जॉब करना है, लेकिन तुम्हें पाइथन नहीं आता, तुम्हें एक्सेल नहीं आता, तुम्हें सीक्वल नहीं आता, तुम्हें टेबलू नहीं आता, तो तुम डैशबोर्ड कैसे बनाओगे। तुम्हें तुम्हारा स्किल जो है ना वो मिसमैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण से तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, उसके कारण तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। ध्यान रखना, अगर कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, सपोज तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, कि पहले पाइथन चलता था, सॉरी पहले सी प्लस प्लस चलता था। ठीक है, तुम बस सी प्लस प्लस करके बैठे हो, लेकिन मार्केट में नया डिमांड आ गया कि भाई जो लोगों को पाइथन या फिर पाइथन प्लस आता है वही कर पाएंगे, तुम्हें पाइथन प्लस नहीं आता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओगे, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा, ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण भी होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई ये ड्यू टू मार्केट कंडीशन के कारण क्या होता है, कि मार्केट के कंडीशन के कारण होता है, ये टेम्पोररी नेचर का होता है। मतलब कोई पर्सन अगर, मैं अगर आज जॉब कर रहा हूँ किसी एमएनसी कंपनी में और मुझे पा रहा है उसमें, मैं उसमें पाता हूँ 1.5 लाख रुपए, ठीक है,
मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जिसमें मुझे मिल रहा है 3 लाख रुपए, तो मैं स्विच करूंगा उसमें। और स्विच करने के बीच में जो मैं अनएम्प्लॉयमेंट रहूंगा ना बीच में, मतलब एक कंपनी एमएनसी में था, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्विच किया हूँ 3 लाख रुपए कमाने के लिए, तो बीच वाला जो गैप हो गया ना, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, ध्यान रखना। जैसे कोई स्ट्राइक वगैरह हो गया तो उसके लिए तुम्हारा जॉब चला गया, फिर फिर अच्छा हो गया तो तुम फिर जॉब पा लिया, तो उसको कहते हैं ये सब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उसके कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एकेडमिक डिग्री जो है ना तुम्हारा, वो कैपेबल नहीं है तुम्हें जॉब दिलाने में। जैसे कि लोग बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं होती, बट बीटेक का डिग्री तो बहुत ग्रेट है, ठीक है, ग्रेट है, बट तभी उनको नहीं मिल रही, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में आएंगे। अर्बन पार्ट ऑफ इंडिया में ये काफी देखा जाता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हिडन टाइप होता है। जैसे कि मैं खेत का एग्जांपल लेता हूँ। भाई तुम्हारे पास 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन को खेती करने के लिए जो है ना 15 वर्कर्स लगते हैं। ठीक है, 15 वर्कर्स सफिशिएंटली कर देंगे, लेकिन तुम उसकी जगह 20 वर्कर ले आए, तो 20 वर्कर ले गए, वो 5 वर्कर तो कर ही नहीं रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस केस में यह आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जो 5 बंदे हैं ना एक्स्ट्रा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो उनका रिमूवल होगा। तो रिमूवल जो ना प्रोडक्टिविटी पे तो इफेक्ट नहीं करेगा ना भाई, पहले 15 लोग कर लेते थे काम और वो फुलफिल कर लेते थे। ठीक है, अगर तुम 20 लोग लेके आए हो और 5 लोग जो ना वो इनफेक्टिव है, वो कर नहीं रहे, वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो उसको अगर हम निकाल देते तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हम उसको कहते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? हाँ, and another one is cyclic unemployment. It is related to the business cycle common in the developed country and it is caused in the Great Recession. ये कुछ ऐसा कुछ टर्म्स नहीं है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता ही है, एम्प्लॉयमेंट ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन ओनली मिलता है, जो एग्रीकल्चर लेबर वगैरह होता है, बरसात के सीजन में नहीं मिलता, कुछ अगर सीजन में, खरीफ सीजन रबी सीजन में मिलता है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये अपना दिमाग से भी बना सकते हो तो। ठीक है, तो ये हमने एजुकेटेड पढ़ लिया, हमने फ्रिक्शनल पढ़ लिया, हमने डिस्गाइज पढ़ लिया, हमने साइक्लिक पढ़ लिया, हमने सीजनल पढ़ लिया। क्लासिकल में कुछ है नहीं, आप रीडिंग कर सकते हो, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, ये होता है टर्म्स मार्जिनल वर्कर्स एंड मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर का मतलब होता है, मार्जिनल वर्कर इज समवन हु इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 6 मंथ और 183 डेज। ठीक है, मार्जिनल वर्कर वो वर्कर्स होता है जो कि एम्प्लॉयड होता है लेस देन 6 मंथ और 183 डेज। मेन वर्कर का मतलब होता है, मेन वर्कर इज समवन हु इज एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 6 मंथ और 183 डेज। ओके, सो उसको हम मेन वर्कर कहते हैं, और मार्जिनल वर्कर का मतलब होता है कि लेस देन 6 मंथ और 183 डेज। ठीक है, तो मार्जिनल वर्कर बेसिकली अपना लैंडलेस एग्रीकल्चर होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले मेन वर्क में आते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हमने पढ़ रखा था पहले, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका पूरा इन्फ्लेशन वाला चैप्टर। आई होप मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझोगे ना, तो इकोनॉमिक्स काफी इजी हो जाता है, और लॉन्ग टर्म तक इसको रिमाइंड भी रहेगा। ठीक है, या तो हाँ, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।